Hello student, myself Narendra Kumar and I am discussing JEE Mains 2019 क्वेश्चन पेपर्स और इस सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने देखे होंगे। तो ये जो रिमेनिंग कुछ 12 जनवरी के क्वेश्चंस पेपर के कुछ क्वेश्चंस है तो इनका डिस्कशन हम देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन N2 in gas phase plus 3H2 in gas phase in dynamic equilibrium with 2 ammonia in gas phase. Equilibrium constant of the reaction is Kp. Pure ammonia is left to dissociate. The partial pressure of ammonia at equilibrium is given by, assume that partial pressure of ammonia is very less than that of total pressure at equilibrium. तो इस रिएक्शन में हमें अमोनिया का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है और ये जो है बेसिकली अमोनिया के डिकम्पोजिशन से हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंडिकेट कर रहा है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे बहुत कम होगा, तो बहुत स्मॉल सी वैल्यू यहाँ पे आनी है। तो आप अगर कंपैरिजन करते हैं आप 1 और 2 ऑप्शन को, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ये सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, एक में 16 है और एक में 4 है। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि जो टोटल प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में ये बताया जा रहा है, और थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो वो भी सेम ही है। तो अगर या तो आंसर हमारा 1 होगा या आंसर हमारा 3 होगा। जस्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। एक एक्स्ट्रा फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर हमें मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 3 to the power 3/2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो थर्ड ऑप्शन के अंदर मिसिंग है। तो ये जैसे इक्वेशन गिवन है उसी फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो N2 इन गैस फेज प्लस 3H2 इन गैस फेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ 2 NH3 इन गैस फेज। और सपोज इसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम इज अटेंड फ्रॉम अमोनिया साइड। तो अमोनिया की साइड से अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। तो ये हमने 1 मोल ले लिया, ये 0 हो गया। सपोज इसके 2x मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो ये फिर 3x मोल्स आ जाएगा और ये x मोल्स जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होगा। तो अमोनिया का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो भी हमें फाइंड आउट करके एक्सप्रेशन में पुट अप करना है, और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा। तो ये तो पार्शियल प्रेशर्स होंगे हमारे पास में। और केपी का एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। और हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को अमोनिया के पार्शियल प्रेशर के लिए। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर अगर देखते हैं तो वो क्या आएगा, Kp इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम टू द पावर 3 और होल टू द पावर 1/2, क्योंकि ये अमोनिया का जो प्रेशर था उसका स्क्वायर था हमारे पास में। अब ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो गया। तो अब हमें इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर्स को फाइंड आउट करना है। तो अब यहां से इतना करने से ही आपको पता लग गया है कि ये एक 3 to the power 3/2 जो है टर्म आने वाली है वो यहां से दिखेगा। तो टोटल प्रेशर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल प्रेशर सपोज P है हमारे पास में, ये सब कुछ जो है अमोनिया के पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में इनसिग्निफिकेंट है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर के अप्रोक्सीमेटली सम के इक्वल हो जाएगा। तो अब टोटल प्रेशर हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, P है हमारे पास में। तो ये जो टोटल प्रेशर P होगा इसके अंदर नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होगा। नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रेशर का 1/4 होगा और हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल का 3/4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो P/4 हो गया, और हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है ये 3P/4 हो जाएगा। तो अब इन पार्शियल प्रेशर्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास में आएगा वो है Kp इंटू P/4, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इंटू 3P/4, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो Kp की पावर तो 1/2 आ जाएगा,
और यहाँ पे p की पावर 1/2 है और 3p की पावर 3/2 है यहाँ पे, तो फिर p की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, p की पावर 2 हो जाएगी, जैसे एक्सप्रेशन में आ रहा है कि p की पावर 1/2 हो गया, और ये 3 टू दी पावर 3/2 दिखाई देगा, 3 टू दी पावर 3/2, और 4 की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 3 टू दी पावर 3/2 एंड Kp टू दी पावर 1/2 एंड P टू दी पावर 2 अपॉन 16 आ जाएगा। तो ये जो हमें ऑप्शन 1 में ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, तो अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है हमारा वो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन at an absolute temperature T is given by delta Z naught of reaction equals to A minus BT, where A and B are non-zero constants. Which of the following is true about this reaction? तो ये कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये इन्होंने एक इमेजनरी इक्वेशन के थ्रू बताया गया, जिसमें T टेम्परेचर है और A एंड B नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है। इस इक्वेशन के थ्रू हमें बताना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज ऑफ दीज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। तो हमें पता है कि किसी रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, जस्ट एक कोरिलेशन डेवलप कर लेते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन में जो एक एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये जो है A माइनस बी और T आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो भी एक इमेजनरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो A है वो डेल्टा एच नॉट है। तो A एक पॉजिटिव नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन का जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ना ये हमारा टेम्परेचर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब B जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे B हमें इसका डेल्टा एस नॉट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो है इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे जो है हमें बताएंगे, देखिए अब क्लियरली नजर आ रहा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, बिकॉज ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस ओनली एट लोअर टेम्परेचर, और किसी टेम्परेचर पर अगर हम देखेंगे तो इसका डेल्टा जी जो है वो जीरो होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक इफ बी इज, ये ए और बी के रेस्पेक्ट में, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो क्या है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि एंथैल्पी को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और एंट्रोपी को बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक इफ बी इज लेस देन जीरो। बी अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब इसका एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है। तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी या नहीं होगी। इसके लिए एक ट्रू स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ए जो है यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नहीं बताया गया। तो इसलिए हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक होगी या नहीं होगी। डिपेंड करेगा कि ए जो है वो क्या है, जस्ट बी के बेसिस पे हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। और फिर ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक इफ ए इज पॉजिटिव, ए अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, फिर चाहे बी कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंडोथर्मिक इफ ए इज नेगेटिव, ए अगर नेगेटिव है तो भी एंडोथर्मिक नहीं होगा, फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, बी चाहे कुछ भी हो, एंडोथर्मिक इफ ए इज पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट फोर्थ जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन हमारे पास में, द रिएक्शन 2x gives B is a zero order reaction. If the initial concentration of X is 0.2 molar, the half life is 6 hours. When the initial concentration of X is 0.5 molar, the time required to reach its final concentration of 0.2 molar will be. तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी अपॉन टाइम टी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास में। तो हमें जो है हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे टी हाफ को अगर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो टी हाफ का मतलब हो गया टाइम एट विच
concentration of reactant left is equal to the initial concentration, is half of the initial concentration. तो A नॉट अपॉन 2K जो है वो T हाफ हो जाएगा, A नॉट अपॉन 2K जो है वो T हाफ हो जाएगा. तो यहां से हम K के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा ये बता सकते हैं. तो ये कह रहा है कि जब आपके पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 6 है. तो ये हमारे पास में इस रिएक्शन का K आ गया इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट मोलर पर आर. मोलर पर आर की टर्म्स में ये हमारे पास में एक्सप्रेशन हो गया है. अब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.5 देन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.2. तो इस टाइम के लिए सॉल्व कर लेंगे. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये जो है अब कह रहा है क्या होना चाहिए, हमारा 0.5 है. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.2 होना चाहिए. और K की वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम T निकाल रहे हैं हम, तो K की वैल्यू जो है हमारी यहाँ से आ जाएगी. तो K की वैल्यू 0.2 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा हमारा. तो ये K की वैल्यू होगी. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, तो ये 0.3 हो गया अपॉन 0.2 आ गया इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये जो है यहाँ से कैंसिल आउट करने से ये सिंपल 18 आवर जो है पीछे रह जाएगा. तो टाइम जो आएगा वो 18 आवर्स का टाइम आएगा. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड है. जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 ml ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 35 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. What is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 molar aqueous sodium hydroxide solution? तो ये एक HCl का solution given है, इसको सोडियम कार्बोनेट के solution के साथ टाइट्रेट किया है और फिर इसी HCl के solution को सोडियम हाइड्रोक्साइड के solution के साथ टाइट्रेट कर लिया है. तो इसका मतलब 2 टाइट्रेशन हो रही है. इन दोनों टाइट्रेशन से हम HCl की जो नॉर्मेलिटी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हमने यहाँ पे HCl का एक सोल्यूशन ले लिया है. इस HCl के सोल्यूशन को हमने टाइट्रेट कर दिया है 30 ml of 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन. तो 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, ये 30 ml है. और इसी HCl को अगर हम यहाँ पे टाइट्रेट करते हैं 30 ml of 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन, तो ये 0.2 मोलर NaOH का सोल्यूशन है और इसका जो है वो भी 30 ml यहाँ पे यूज हो रहा है. तो हमें इस HCl का वॉल्यूम बताना है कितना है. इस टाइट्रेशन के लिए जो हमारा HCl का वॉल्यूम है वो है 25 ml. तो इस टाइट्रेशन के लिए HCl का कुछ वॉल्यूम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो 2 टाइट्रेशन हो रही है. यहां से हम HCl की मोलैरिटी निकालेंगे और वही मोलैरिटी HCl की यहां यूज हो जाएगी, या नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हो. तो इस इक्वेशन में हम कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज्ड. तो इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो 0.1 इंटू 2, सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 ले लेंगे हम, एक सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है. और वॉल्यूम इसका जो हो गया हमारे पास में 30 हो गया. ये हम इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट ले लेते हैं, एक ही बात है. तो यहां से हमने लेट कर लिया कि इसकी जो हमारी कुछ नॉर्मेलिटी होगी वो n होगी. एन फैक्टर इसका 1 ही है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. मोलैरिटी भी ले सकते हैं. वॉल्यूम इसका जो कंज्यूम हुआ है वो n हुआ, 25 ml हुआ है. तो n के लिए सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 0.1 इंटू 2 इंटू 30 अपॉन 25 हो गया ये. अब यही HCl जो है इधर दूसरी टाइट्रेशन में यूज हो रहा है, तो यहां हम कह देंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन. और मिली इक्विवेलेंट ले सकते हो आप. यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, कॉमन फैक्टर होगा 1000 से दोनों साइड में आपको डिवाइड करना है. तो दैट इज गुड अंडरस्टैंडिंग. तो अब हमारे पास में NaOH 0.2 मोलर है, एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा एज ए बेस. वॉल्यूम इसका जो है 30 ml हो गया यहाँ पे. ये जो हमारा HCl है उसकी नॉर्मेलिटी n रहेगी, वो यही वाली होगी और इसका कुछ वॉल्यूम कंज्यूम होगा, लेट इट बी V. तो अब V के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 0.2 इंटू 30 अपॉन n आ जाएगा. n की यही वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0.2 इंटू 30 अपॉन 0.1 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 25 आ जाएगा. तो ये सब जो है 0.2 इंटू 30 एंड 0.2 इंटू 30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा.
फाइनली जो है ये 25 हो गया। अब यहाँ पे एक और जो है रिलेशन हम अप्लाई कर सकते थे, इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्पीसीज आर इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्पीसीज, ये इसके थ्रू कंडक्ट हो रहा, आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन एक जो चेन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो HCl का वॉल्यूम यूज होगा वो 25 ml यूज हो जाएगा, ऑप्शन 1 में गिवन है। इसी स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग दी कोलाइड्स चीज मिल्क एंड स्मोक द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम रेस्पेक्टिवली इज। देखिए मिल्क जो है वो लिक्विड इन लिक्विड होता है और स्मोक जो है वो सॉलिड इन गैस होता है। मिल्क लिक्विड इन लिक्विड एंड स्मोक जो है वो सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस अगर देखेंगे तो 3 ऑप्शंस में गिवन है 2, 3 एंड 4, बट लिक्विड इन तीनों के अंदर लिक्विड इन लिक्विड जो है वो एक ही के अंदर गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑटोमेटिकली चीज जो होता है वो लिक्विड इन सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, for the equilibrium 2H2O in dynamic equilibrium with H3O plus plus OH minus the value of delta Z naught at 298 Kelvin is approximately। डेल्टा जी नॉट किसी रिएक्शन का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी तभी हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बता पाएंगे। और ये एक वेल नॉन इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम को अगर देखेंगे तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, KW होता है ये। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी नॉट है इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log 2 बेस इंटू K इक्विलिब्रियम। और यहां पे जो K इक्विलिब्रियम हम यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए वो है KW। KW की वैल्यू जो है हमें पता है 10⁻⁻14 होती है। एग्जामिनर जस्ट चेक करना चाहता है तो 2.303 इंटू R की वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे SI सिस्टम के अंदर। तो SI सिस्टम के अंदर 8.314 हो जाएगा और टेम्परेचर जो है एच पर क्वेश्चन 298 केल्विन हमें लेना है और ये 10⁻⁻14 की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे और ये जो भी आएगा हमारा जूल पर मोल के अंदर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं कि हमारा क्या जो है रिजल्ट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। दो ही वैल्यूज है, 80 है और 100 है। तो चेक कर लीजिए क्या रिजल्ट आ रहा है। माइनस में तो आएगा ही आएगा, बट ये जो 10⁻⁻14 है इससे माइनस माइनस जो आपका प्लस हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 80 के आसपास वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव होगी और 80 के आसपास होगी। पॉजिटिव एंड 80 के आसपास ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। So it's very easy question. Next question देखिए, the reaction MgO solid plus C solid gives Mg solid plus CO gas for which delta H is this much and delta S is this much is not feasible at 298 Kelvin. Temperature above which reaction will be feasible. देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है और एंट्रोपी जो है वो भी पॉजिटिव है। So such type of reaction are not feasible at lower temperature. Such type of reactions will be feasible at higher temperature because these are entropy driven reaction. तो हमें T switch के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। T switch की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और T switch की वैल्यू कैलकुलेट करने से जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो T switch निकालने के लिए डेल्टा Z नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे टी स्विच कैलकुलेट करने के लिए इसको 0 ले लेते हैं, तो ये डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट आ जाएगा। और अब टी स्विच की जो वैल्यू आएगी वो होगा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट। इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और जो ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन होती है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस आर फिजिबल एट टेम्परेचर ग्रेटर देन टी स्विच। तो ये जो एंथैल्पी चेंज है वो 491.1 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एंट्रोपी चेंज जो है वो 198 जूल है। तो यहाँ पे इसको जस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम 200 ले लेते हैं तो ये नियरली 5 के करीब हो जाएगा। और ये जो है फिर वो कुछ 24 और 25 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो ऐसे दो ऑप्शंस हैं, तो उनको रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जब आप सॉल्व करेंगे तो जस्ट जो भी आता है उससे ग्रेटर टेम्परेचर आपको यूज करना है। तो ये ऑप्शन 1 वाला जो नियरली वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हमें रिलेट करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को रिलेट करना है। तो क्या सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा, तो ये जस्ट एक छोटा सा रिलेशन होता है, उसको आपको डिराइव करना है। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर E इज इक्वल्स टू W प्लस के ई जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं HC बाई लेमडा इज इक्वल्स टू जो भी वर्क फंक्शन है प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी को जो है हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो हम ऐसे देख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुटअप कर दी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इन रूट, ये हमारा जो है v की वैल्यू हो जाएगी। v की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m टू दी पावर 1/2। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगा हमारे पास में ये लेमडा स्क्वायर बाय, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m लेमडा, 2m लेमडा, लेमडा का स्क्वायर होगा, सॉरी। तो ये लेमडा का स्क्वायर आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। तो ये हमें रिलेट करना है यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। तो ये हम ले लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास में आएगा दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू जो है हमारे पास में आ जाएगी, फिर उसको हम रिलेट करके बता देंगे कि क्या हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा न्यू माइनस न्यू नॉट। सो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अब इसको लेमडा के लिए अगर हम देखेंगे तो लेमडा की जो वैल्यू होगी वो एच स्क्वायर अपॉन 2m न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2 हो जाएगी। तो ये जो है क्लियरली यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नॉट टू दी पावर 1/2। तो चेक करिए कि ये ऑप्शन हमें कहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2 ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इसके सेंटर, एज के सेंटर पर हमें कोई एक स्फीयर फिट करना है, तो उसके लिए रेडियस जो है वो क्या होगी। तो देखिए बॉडी सेंटर सिस्टम के लिए अगर हम देखते हैं, यहां पे कॉर्नर पर होंगे और बॉडी के सेंटर पर होंगे, तो इसकी जो भी एज लेंथ है वो √3a इज इक्वल्स टू 4r हो जाएगी। ये जो हमारे पास में स्फीयर्स हैं इनकी रेडियस हमने r ले ली है, कैपिटल R। अब यहां पे हमें कोई एक स्फीयर फिट करना है एज के सेंटर पर, तो एज के सेंटर पर अगर कोई एक स्फीयर फिट करेंगे तो फिर क्या रिलेशन होगा, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r। तो ये एक और रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, एज लेंथ जो है वो हो जाएगा 2r + 2r, ये वाला रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें स्मॉल r की वैल्यू जो है एज लेंथ की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r की वैल्यू को एज लेंथ की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको स्मॉल r के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है हमारे पास में आ जाएगा a - 2r/2 इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अब 2r हम यहां से लेकर के आ सकते हैं, तो 2r जब हम यहां से लेकर के आएंगे तो ये √3a/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ये a - √3a/2/r। इसको सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा। तो ये जो है एक इजी सा तरीका हो गया, जस्ट रिलेट करना है हमें कि क्या रिलेशन होगा। अदरवाइज आप एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि ये एक लीनियर वॉइड होता है, एज लेंथ पे जो भी सिचुएशन है वो एक लीनियर वॉइड है। तो लीनियर वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है, वो 0.155 होता है। तो यहां पे हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल R की वैल्यू अगर हम एज लेंथ की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैपिटल R की वैल्यू एज लेंथ की टर्म्स में जो आएगी ये √3a/4 आ जाएगी। तो ये चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो है क्या आएगा, ऑप्शन में क्या इसकी वैल्यू होगी। तो ये 0.067 के करीब आ जाएगा। इसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन। तो इसका फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जस्ट एक मेटलर्जी टाइप का क्वेश्चन है। हमें पता है कि कैल्सिनेशन जो है हम कार्बोनेट सॉल्ट के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन जो है हम बाइकार्बोनेट्स के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन जो है हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए करते हैं। सल्फाइड्स के लिए कैल्सिनेशन नहीं होता है, या हीटिंग विथ ऑक्सीजन इज रोस्टिंग, नॉट कैल्सिनेशन। so reaction that does not define calcination is option 2। next question देखो, two solids dissociate as follows, the total pressure when both the solids dissociate simultaneously is। तो हमें टोटल प्रेशर जो है फाइंड आउट करना है, जब ये साइमल्टेनियसली डिसोसिएट होते हैं तो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी ये चेक करना है। तो ये जो भी हमारे पास में इक्विलिब्रियम है, A इन सॉलिड फॉर्म इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद B इन गैस फॉर्म प्लस C इन गैस फॉर्म, इसका कुछ डिसोसिएशन हो रहा है, टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज यहाँ पे इनिशियली इसके कुछ A मोल्स रहे होंगे, इसके 0 मोल्स, इसके 0 मोल्स, और X मोल्स इसके अगर डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये X मोल आ जाता है और ये X मोल आ जाता है। और दूसरा जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम है, D इन सॉलिड फॉर्म ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूस C इन गैस फॉर्म
एंड E इन गैस फॉर्म। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो हमें एक ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम टाइप का दिखाई दे रहा है, दोनों का एक प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में इसको हमें कंसिडर करना होगा, ये B है, ये 0 है, ये 0 है, इसके Y मोल्स अगर डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये Y बनेगा। अब ये जो है वेसल के अंदर x प्लस वाई की तरह नजर आएगा। टोटल प्रेशर अगर हम देखते हैं तो टोटल प्रेशर जो है वो प्रेशर ड्यू टू B प्लस प्रेशर ड्यू टू C प्लस प्रेशर ड्यू टू E आ जाएगा। और यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT बाई V से आ जाएगा, और यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT बाई V से आ जाएगा। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इन सबके मोल्स का सम हो जाएगा, RT बाई V जो है हमारा फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी टोटल प्रेशर होगा वो टोटल मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई A का B का जो प्रेशर होगा वो x के प्रोपोर्शनल होगा, और C का जो प्रेशर होगा वो x प्लस वाई के प्रोपोर्शनल होगा, और E का जो प्रेशर होगा वो y के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई टोटल प्रेशर आएगा। अब हमें x और y की वैल्यूज अगर मिल जाती है तो टोटल प्रेशर व्हेन बोथ दी सॉलिड्स डिसोसिएट साइमल्टेनियसली, उसकी वैल्यू जो है क्या होगी ये हमें बताना है। यहाँ पे हमने ये जो x और टर्म्स ले लिए हैं, ये x और y ले लिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो x और y कह रहा है, तो हम कुछ चेंज कर लेते हैं। सपोज इसको मैं ले लेता हूँ कुछ p, और इसको हम ले लेते हैं p प्लस क्यू। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो वो हमारा मिस हो गया था कि क्या वहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये आ गया q और ये आ जाएगा p प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेशर p है, इसका प्रेशर p प्लस क्यू है, और इसका प्रेशर q है। तो टोटल प्रेशर जो मिलेगा 2 इंटू पी प्लस क्यू के बराबर मिलेगा। अब इसको हमें जो शो करना है वो x और y की टर्म्स में शो करना है। तो x और y की टर्म्स में इसको जब हम देखेंगे तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये जो हमारे पास में फर्स्ट रिएक्शन है इसका kp जो होगा वो क्या होगा, p इंटू पी प्लस क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू x। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसका kp अगर हम देखेंगे तो ये q इंटू पी प्लस क्यू, और वो y हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लेते हैं kp अपॉन kp डैश, तो ये x अपॉन y आ जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन q। तो यहाँ पे p और q की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे कि टोटल प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो ये x और y की टर्म्स में सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ x एग्जिबिट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर। How many years are required for the decomposition of 5 microgram of x into 2.5 microgram? ये यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट को देखिए। तो ये रेट कांस्टेंट जो है वो सम क्वांटिटी पर टाइम में इंडिकेट कर रहा है। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हमें बताएगा कि इसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो बेसिकली रेट की जो यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की भी यूनिट है। तो रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर सेम है तो इसका मतलब ये एक टाइप का जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ x इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। तो ये सिंपल सा जो है टाइम हम निकाल सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो टाइम जो होगा हमारे पास में ये a0 माइनस AT अपॉन k आ जाएगा। तो ये टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और इनिशियल जो है हमारे पास में 5 माइक्रोग्राम है, कितना रह जाना चाहिए, एक टाइप से हाफ लाइफ ही हो गया, ये 2.5 माइक्रोग्राम है, और ये 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर आ रहा है। तो ये टाइम हमारे पास में जो है ईयर के अंदर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये हमारा आंसर जो है वो क्या है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बट इसमें जस्ट हमें प्रेडिक्ट करना है कि ऑर्डर हमारा जो है वो क्या है। तो आपको ऑप्शन भी नजर आ रहा है, 50 ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप से जो है हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया, और
रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपके लिए एक यूजफुल एक्सरसाइज होगी। थोड़ा टाइम आपने डिवोट किया है इस वीडियो को देखने के लिए, तो कुछ न कुछ आपकी लर्निंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।